हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कोविड का टाइम चल रहा है, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट और पता नहीं कौन कौन से वेरिएंट अभी आ गए। आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। आपके जीतू भैया 0th चैप्टर लेकर आए हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपके साथ एक वादा किया था कि ये चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर की जगह, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप समझ लीजिए आगे फिजिक्स को समझना, समझ लो बिल्कुल नामुमकिन है। फर्स्ट चैप्टर में हमारा काम चल गया था, लेकिन आगे के चैप्टर में काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। अच्छा, एक कमेंट मैंने बार बार नोटिस किया, लास्ट 11th जो हमारा वीडियो था उसमें से मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। एग्जाम्पल में भी हुई थी 10th वीडियो में, और एक 11th में भी छोटी सी मिस्टेक हुई थी। 10th में थोड़ी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई थी, 10 की घात मैंने 11 की जगह 7 लिख दिया था, ठीक है। तो मैंने वैसे तो कमेंट वहां पे कर दिया था, पर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें प्लीज आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। गलती से हमने 10 की घात 11 की जगह 7 लिख दिया था, ठीक है ना। और एक छोटी सी मिस्टेक भी जो हमने कैलकुलेशन में की थी, तो आप प्लीज उसको करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट है ये प्रारंभिक गणितीय संकल्पना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। मैंने जैसे आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि इसके 3 लेक्चर बनने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा फलन फंक्शन, जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। दूसरा अवकलन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और थर्ड समाकलन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है पूरा फंक्शन है फलन पे रिलेटेड होगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। तो हमारी जो पहली स्लाइड है, हाँ जी, तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, मैंने आपको बताया था, वैसे तो लास्ट लेसन में आपको बता चुका हूं कि हम इस लेक्चर सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम फलन पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे और समाकलन पढ़ेंगे। इन दो के बारे में अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे एक ही लेसन में। अभी अपने को इन तीनों पर फोकस करना है, ठीक है। सरल रेखा पढ़नी है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जो जो बेसिक बेसिक नीड है वो। परवलय क्या होता है, इसमें भी सिर्फ बेसिक बातें करेंगे, और कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। वो अपन पढ़ने वाले। द्विपद प्रमेय छोटा सा टॉपिक है, वो भी अपन कवर करेंगे। चलो तो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा सुंदर सा आपको एक हमारा सूरज दादा चमकता हुआ दिख रहा होगा, और ये भाई साहब थंब नीचे डाउन करके दिख रहा होगा आपको कि है ना, ये जो इमोजी है बहुत क्या बोलते हैं, मतलब बहुत दुखी हो रहा है, तो इसका भी इससे कुछ कोरिलेशन हमने बताने की कोशिश करी है। और यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर आपको दिख रहा होगा जो हर चीज को क्रश कर देता है ना। अभी तो बहुत क्या बोलते हैं, बीच में गर्मियों का सीजन था, तो वहां पे आप लोगों ने जूस वूस खूब पिया होगा, इस मिक्सर ग्राइंडर का खूब यूज किया होगा। तो आज अपन इसको अपने टॉपिक से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। चलो तो सबसे पहले समझते हैं कि यार ये फलन क्या होता है। तो हमारी ये प्यारी सी सुंदर सी कन्या, ठीक है, वो समझने की कोशिश कर रही है कि फलन क्या होता है। तो देखो डेफिनेशन कुछ नहीं, आपको सीधी सी बात समझनी है। देखो भाई, मिक्सर ग्राइंडर क्या करता है, किसी भी चीज को क्रश करता है, उसको तोड़ करके टुकड़ा करके और आपको दे देता है, या फिर आपने कोई चीज डाली पीस करके दे देता है। तो फलन भी कुछ ऐसा ही है, आपने कुछ डाला और कुछ उसका प्रीडिफाइंड आउटपुट आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको एक फलन दिया, मैंने मान लो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सब चीजें आप, बस थोड़ा सा आपको फिनिशिंग की जरूरत है। तो मान लो आपने पढ़ा है कहीं, अरे लाल लाल हो गए, तो हमें तो सफेद चाहिए ना। हाँ, तो एफ एक्स बराबर मान लो बेटा आ गया 2x। अभी मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 2 आएगा, x की जगह 1 रख देते हैं तो बगुआ हमारे पास उत्तर आएगा 2। हम x की जगह 2 रख देते हैं तो हमारे पास उत्तर आएगा 2 गुणा 2 यानी 4। ऐसे करते जाओगे तो 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा एंड सो ऑन। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हमें एक प्रीडिफाइंड आउटपुट मिल रहा है। वो प्रीडिफाइंड आउटपुट क्या है कि आप कोई सा भी नंबर इसमें डालो वो 2 से गुणा हो जाता है। तो फलन तो यही चीज है कि भाई आपने कुछ x दिया और उसका कुछ प्रीडिफाइंड आउटपुट निकल गया। जैसे मैंने आपको एक दूसरा फलन दिया, मान लो मैंने एक फलन दिया x², है ना। अभी मैं 1 रखूंगा तो 1 का वर्ग कर देगा, मैं 2 रखूंगा तो ये 2 का वर्ग कर देगा, मैं 3 रखूंगा ये 3 का वर्ग कर देगा, और ऐसे करता रहेगा। तो मशीन भी तो ये, हमारी मिक्सर भी तो ये करता है, आप कुछ भी डालो मिक्स करके दे देता है। तो फलन भी ऐसा ही है, आप कुछ भी डालो जो उसका प्रीडिफाइंड फिक्स आउटपुट है ना वो आपको दे देगा। जैसे इसका काम वर्ग करना है तो वर्ग कर रहा है, इसका काम 2 गुना करना है तो 2 गुना कर रहा है। तो आई गेस आपको फलन समझ आ गया होगा, ठीक है, कि कुछ आपने इनपुट दिया और उसका कुछ प्रीडिफाइंड आउटपुट मिल गया। तो इनपुट आपने क्या डाला, x की जगह क्या डालो, 1 डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो, 4 डाल रहे हो, और आउटपुट ये 2 से गुणा होते होते आपको मिलता जा रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ ली बेसिक फलन के बारे में बात। उसमें से हमारा सबसे पहला फलन जो काम का है वो है सरल रेखा। और सरल रेखा समझने से पहले अपने को एक टर्म समझनी पड़ेगी,
जिसको अपन बोलते हैं ढाल, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, कई बच्चे बोलते हैं सर बताओ यार अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में सरल रेखा को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्लोप, बहुत काम आएगा ये आप समझ लीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में जो डिफरेंशिएशन है अवकलन पढ़ने वाले हैं उसका तो बेसिक ही है। तो सबसे पहले अपने को समझना है कि यार ये स्लोप क्या चीज होती है। तो ये हमारा प्यारा सुंदर सा बच्चा है, इसने एक इक्वेशन लिखी है और इस इक्वेशन के बारे में अपन बात करेंगे जो कि सरल रेखा से संबंधित है, स्ट्रेट लाइन से। इसको अभी साइड में रखते हैं बच्चे को और हम हमारे पहले स्लोप के टॉपिक पे आते हैं। तो स्लोप देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको एक यहाँ पे कर्व दिख रहा होगा, ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। हम मान लेते हैं, चलो बचपन से आपने यहाँ पे y पढ़ा है तो y लिख देते हैं। अब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो हम y की जगह यहाँ पे fx लिख देते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो fx लिखो, चाहे तो आप x लिखो, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पे आप लिखते हो x, यहाँ पे fx या y, और यहाँ पे आप लिखते हो x। अब मैं आपको कह रहा हूँ यार मुझे इसके दो पॉइंट पता है, एक ये रहा पॉइंट जिसको हम बोल देते हैं x1 y1, या अगर fx मानना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे x1 fx1, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला आपको अभी, जैसे एक फंक्शन बताया ना आपको, जैसे मैंने फंक्शन आपको बताया 2x, ठीक है ना। तो मैंने x की जगह 1 रखा तो मुझे y की वैल्यू 2 मिली, मैंने x की जगह 2 रखा तो मुझे y की वैल्यू 4 मिली। तो मैंने ऐसे 2 पॉइंट कोई भी मान लिए। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट क्या मान रहा हूँ, मैं y की फॉर्म में मान लेता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। तो मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा है ना। तो एक पॉइंट हमने माना x1 y1, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे मानेंगे x2 y2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं इन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद देखो इस तरीके का एक ट्रायंगल बनेगा, ये बना ना एक समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है ना, ये हमें निकालना है। ध्यान रखना अपने को एक चीज का, फिजिक्स के अंदर चाहे मैथ्स में तो आप डिटेल में पढ़ोगे इसको। तो अपने को ध्यान रखना है किसी भी कर्व का जो अपन स्लोप निकालते हैं, तो जो अपन कोण लेते हैं, जब भी अपन कोण मापते हैं तो कोण हमेशा कौन सी दिशा में मापा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कभी भी क्लॉकवाइज नहीं नापना। अगर आपने क्लॉकवाइज नाप दिया, नापने को नाप सकते हो, लेकिन उस केस में जो कोण है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, थीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, वो हम चाहते नहीं है, ये थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा हमेशा कोण किस में रहे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे। तो अपने को हमेशा कोण किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब हमको एक त्रिभुज मिल गया। अब इस त्रिभुज में देखो जरा, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया x1, ये पॉइंट आ गया हमारे पास x2, और कोई दूसरा कलर लेते हैं अब, हाँ, तो ये पॉइंट हो गया हमारा y1, और ये पॉइंट हो गया हमारा y2। तो अगर मैं आपसे इसका आधार पूछूं, तो अब आधार बोलोगे यार ये पूरा x2 है, ये पूरा x1 है, तो x2 में से x1 को घटा दो। मान लो 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो 3 - 2 कर दो, 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारा आधार है, ये आधार हमारे पास क्या आया, x2 - x1, ठीक है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं सेम इसी तरीके से, तो ये वाली वैल्यू, ये टेढ़ा होकर मैं लिख रहा हूँ y2 - y1, थोड़ा फील आना चाहिए ना टॉपिक का, है ना। तो ये हमारे पास x2 - x1 आया आधार, और लंब हमारे पास आया y2 - y1। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इन दोनों में एक रिलेशन देखना चाहते हैं। तो रिलेशन में आपको दिख रहा है यार ये कौन हमारा, अच्छा इसको हमने थीटा बोला ना, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। यार थीटा कैसे हुआ, छोटी क्लास में जाओ, संगत कोण को पढ़े थे ना, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। कौन से होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो ये बराबर इसके, क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है। तो अपने को क्या करना है, अपने को इसमें और इसमें एक रिलेशन देखना है, छोटा सा संबंध देखना है। तो संबंध देखो कैसे लिखेंगे अपन। अब हम क्या करने वाले हैं, इनमें संबंध निकालना चाहते हैं। ये है भाई साहब आधार, ये भाई साहब लंब, और आधार और लंब में संबंध कौन देता है, tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर आया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जिसको हम del y अपॉन del x भी लिखते हैं। फिजिक्स में डेल का यूज है, मैथ्स में भी हम डेल का यूज कब करते हैं, जब हमें दो राशियों के बीच में कोई ऐसा मान मिल रहा हो जिसको हम पढ़ सके, है ना। जो मान जिसकी कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू है ना, फाइनाइट वैल्यू, ठीक है ना। फाइनाइट जैसे मैंने 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला, 5 बोला, लेकिन अगर मैं बोलूँ 0.000000 लगाता चलो, लास्ट में बोलूँ 2-3, तो फाइनाइट थोड़ी ना है।
वो तो चलती जा रही और इन्फिनिट पे जाके खत्म हो रही है। तो जब हमारी कोई फाइनाइट वैल्यू होती है तो अपन ये लगा देते हैं, ठीक है, थीटा। और अगर इनफाइनाइट होती है तो फिर हम डी लगा देते हैं, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बेसिक में। तो अभी हमें सिर्फ इतना समझना है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे यार? हम इसको पढ़ेंगे कि हमारा y जो है ना वो x के सापेक्ष इस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। तो ढाल की डेफिनेशन यहीं से आई कि हमारा जो y होता है वो x के सापेक्ष जिस तरीके से परिवर्तित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ढाल। तो y का x के सापेक्ष परिवर्तनी ढाल कहलाता है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? जो भी हमने कर्व बनाया है उसका जो भी टेंजेंट होगा, टेंजेंट का मतलब होगा स्पर्श रेखा, वो कितना कोण बना रहा है किसके साथ? हमारे x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका tan थीटा। वो आपको क्या देगा? स्लोप। तो ये स्लोप निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत आसान सा, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब देखो हमारे क्या काम आएगा, स्लोप क्यों काम का है और कैसे काम का है। अब समझिएगा, दो चीजें, दो अलग अलग चीजें हमको समझनी पड़ेगी और जो हमारे काम आगे बहुत आने वाली है। देखिए, अगर मैं इस तरीके का कर्व ले रहा हूं, ठीक है ना, इस तरीके का मैंने एक कर्व ले लिया, इसको हमने बोल दिया, चलो अभी के लिए y बोल देते हैं, इसको x बोल देते हैं। मैंने इसके 2 पॉइंट लिए, चलो अब थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए सफेद कलर ले लेते हैं। सर 1 पॉइंट ये आ गया, 1 पॉइंट ये आ गया। अब इन दोनों को आप मिलाओगे और आप इससे कोण बनाओगे, तो क्या वास्तव में ये आपको इसकी स्लोप देगा? यानी आपको क्या इस वक्र का ढाल ये देगा? नहीं, हमें इसका ढाल नहीं दे रहा। ये एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, देखो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन थी तो प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन यहाँ पे तो कर्व हो गई। तो इस स्ट्रेट लाइन जो है ना अभी बन गई इसकी कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा, ये इसकी जीवा यानी कॉर्ड है। ऐसे वक्र की ढाल के लिए हम कभी भी जीवा नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं? अब जरा मान लो कि ये जो पॉइंट मैंने लिया ना ए और बी, इसको मैं बहुत पास कर रहा हूँ, पास करता जा रहा हूँ, बहुत पास में ले आया। मान लो मैं इनको यहाँ ले आया, बहुत पास में, यहाँ बिल्कुल पास में। अभी जब मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इन दोनों को मिलाऊंगा, थोड़ा इसको जूम करके बनाते हैं हम, ये पॉइंट बहुत पास आ गए। जब मैं इस दोनों को मिलाऊंगा तो देखो क्या बनेगी? एक स्पर्श रेखा। क्या बनेगी? एक स्पर्श रेखा। तो जब भी हमें वक्र का ढाल निकालना होता है, जैसे ये वक्र है ना, तो हम कभी भी 2 पॉइंट बहुत दूर नहीं लेते, हम बहुत पास लेते हैं। जब वो पॉइंट पास आ जाते हैं ना, तो वो जीवा बनने के बजाय उस वक्र की क्या बन जाती है? स्पर्श रेखा। तो अगर हमें किसी भी वक्र का ढाल निकालना है, मैं एक बार वापस इसको ड्रॉ करता हूं, तो हम उसकी स्पर्श रेखा देखेंगे कि उसकी स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है। तो हम वापस वक्र बनाते हैं, ये हमारा वक्र और ये हमारी स्पर्श रेखा। तो ये इस तरीके से हमने मान लो यहां से स्पर्श रेखा चली गई, ठीक है, ये रही। इसने जितना कोण बनाया ना वही इसका हो जाएगा, उसका जो भी अपन tan थीटा निकालेंगे, ठीक है ना, मतलब इसका जो स्लोप होगा यानी जो इसकी ढाल होगी वो किसके बराबर होगी? ये हो जाएगी हमारे पास tan थीटा के बराबर। और वो किसके बराबर होगी? y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन। लेकिन यहाँ पे तो हमने डेल लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो बिंदु बहुत पास है। जब बिंदु बहुत पास हो जाते हैं तो हमारा डेल जो है ना वो d में परिवर्तन हो जाता है। इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हमने डेल की जगह डी क्यों लिखा और यहाँ पे डी का क्या मतलब है। वो नेक्स्ट लेसन में मैंने बहुत डिटेल में बताया। अभी मैं बताऊंगा तो फिर लेसन और एक्सटेंड होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं इसको इतना छोड़ देते हैं। जब भी हमें कोई वक्र मिले तो ढाल निकालने के लिए हम उसकी क्या निकाल देते हैं? स्पर्श रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे 1-2 चीजें और अपने को समझनी है। अब मान लो ये वक्र ऐसा नहीं होकर के कैसा होता भाई? अब ठीक है ना, मतलब ये नीचे की तरफ फेसिंग है ना, एक उत्तल है और ये हमारा अवतल है, ठीक है। तो अब जब मैं इसके ऊपर स्पर्श रेखा बनाऊंगा, आप समझे, स्पर्श रेखा इसके ऊपर जाएगी तो सही, आपको कोण कैसे लेना है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको इस बार दिख रहा होगा कि जो थीटा का मान है ना वो 90 से ज्यादा आएगा। यहाँ पे तो थीटा का मान 90 से छोटा आया और यहाँ पे थीटा का मान 90 से बड़ा आया। तो यहाँ पे आपकी जो ढाल होगी ना, अगर थीटा का मान 90 से छोटा है तो उस केस में ढाल कैसी आती है? धनात्मक। और अगर थीटा का मान 90 से बड़ा हो जाए, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, 90 से साफ बड़ा दिख रहा है, तो जब भी बड़ी हो जाए हमारे पास तो उस केस में ढाल कैसी हो जाती है? हमारे पास ऋणात्मक। ये बात हमारी यहाँ पे समझने की, ये मेन चीज है कि अगर हमें किसी भी वक्र की ढाल निकालनी तो पहले तो उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। अगर स्पर्श रेखा के साथ x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
कोण 90 से छोटा बना रहा है तो उसकी ढाल धनात्मक होगी, और अगर वो जो भी हमारा कोण है वो 90 से बड़ा हो गया तो उसकी जो भी ढाल होगी वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ये चीज़ अपने को यहाँ पे समझनी है। तो ढाल मैंने कोशिश करी कि आपको समझ आ जाए। मेन फॉर्मूला हमारा ये है, ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे हम इसको नेक्स्ट लेसन में। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो हमारी सरल रेखा। तो सरल रेखा को मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस बची नहीं है। तो यहाँ पे अपन समझेंगे सरल रेखा के बारे में। अब हमें क्या करना है, हमें सरल रेखा का एक समीकरण लिखना है। भाई अब सबसे पहले समझना है कि समीकरण एक्चुअली होता क्या है। बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आया कभी कि सर ये समीकरण होती क्या चीज है। तो देखो समीकरण एक्चुअली कुछ नहीं है। समीकरण एक्चुअली जो भी हम कर्व ड्रॉ करें ना, जो भी हमने वक्र बनाया, जैसे मैंने अभी आपको एक रिलेशन दिया था y बराबर 2x। आप सबको पता है कि जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y के 2 आएगा, x की जगह 2 रखूंगा तो y की जगह 4 आएगा, जो मैंने आपको बताया। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम x और y में एक संबंध लेकर आए हैं कि x का मान रखते जाओ y का मान डबल होता जाएगा उसका। तो ये समीकरण जो होता है वो एक्चुअली हमारी जो चर राशियां होती है, जो हमने x अक्ष और y अक्ष पे लिए, यानी जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें रिलेशन देखता है। हम जनरली जो चर राशियां होती है उसको y और x ही मान के चलते हैं, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे x की जगह y की जगह हो सकता है fx हो जाए, ठीक है। तो समीकरण क्या होता है, उसका x और y में संबंध, जिससे वो वक्र बना ना उसके x और y में संबंध, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सरल रेखा का समीकरण लिखना। तो लिखना आसान काम है यार, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जब भी अपन समीकरण लिखते हैं ना तो उसमें x और y लिखना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें एक सरल रेखा लेनी है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और मैं आपको पीछे बता दूं, जो हमारा ढाल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है ना। ढाल को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सरल रेखा बनाई हुई। ये मान लो कोई सरल रेखा कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है ना, ऐसे कट करके चली गई। अब मान लो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। एक पॉइंट तुम्हें पता है, एक पॉइंट तुम्हें इसका पता है, और उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं अभी आपके लिए x1 और कॉमा y1। और दूसरा पॉइंट आपने अपनी इच्छा से मान लिया। क्या माना भाई, दूसरा पॉइंट हमने जो कि वो लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, उसको हमने बोल दिया x, y। ये बेटा ये x1 y1 लिखा है और ये x, y लिखा है, ठीक है ना। x, y इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, जबकि x1 y1 फिक्स है। जैसे मैंने बोल दिया आपको x1 y1 के लिए 2,3 है, जबकि x y तो रेखा के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, उस लाइन को कहीं पे पूरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें इसका समीकरण लिखना, तो समीकरण लिखना आसान है। एक चीज मैं आपको और दे देता हूँ कि इसकी ढाल जो है ना वो कितने के बराबर है, m के बराबर है। अब ढाल कैसे निकाल देते हैं, y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन। तो देखो जोड़ दो दोनों को, ये हमारे पास मान कितना आया, ये आ गया हमारे पास x माइनस x1, और ये हमारे पास आ गया y माइनस y1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या सर मैं इस एक्स वाई को नीचे नहीं मान सकता था। मान ले बेटा, कौन सा फर्क पड़ना है, अभी आपको समझ आ जाएगा। मानने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे x1 माइनस एक्स आ जाता है, यहाँ पे y माइनस y1 आ जाता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली हम ऊपर लेते, नीचे भी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। तो ढाल कैसे निकाली, y माइनस y1 बटा, ओहो नीचे क्या आएगा हमारे पास, x माइनस x1। ये निकल गई हमारी सरल रेखा का समीकरण। बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, y माइनस y1 एज इट इज, और ये भाई साहब को उधर गुणा कर दो, तो ये आ गया हमारे पास mx माइनस x1। तो ये हमारे पास आ गया एक सरल रेखा का समीकरण। लेकिन फिजिक्स में हमारे ये समीकरण इतना काम का नहीं होता। हमारे जो काम का होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और सरल रेखा का जनरल इक्वेशन जो होता है, जनरल समीकरण जो होता है, उस बच्चे ने जो माना है ax प्लस by प्लस c, ये होता है। यानी कभी भी आपको रेखिक समीकरण दिख जाए ना, जैसे रेखिक है, इसकी जो अधिकतम घात है, यानी इंग्लिश में जिसको डिग्री बोलते हैं, उसकी अधिकतम घात जो है इस समीकरण की 1 है। मतलब बनने वाला कभी एक सरल रेखा ही होगा। समझ जाइए, किसी ने बोल दिया यार x और y में संबंध निकालना है, एक सरल रेखा मतलब एक रेखिक समीकरण दे रखा है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो हमें समझ आती है, लेकिन यार ये इक्वेशन वैसी दिख नहीं रही है, दिखाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते तो समझ आएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि कोई सरल रेखा है, वो 2,3 से गुजरती है, ठीक है ना, से गुजरती है। और शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, और साथ के साथ एक चीज और है हमारे पास, उसका ढाल जो है हमें वो दे रखा है। मान लीजिए ढाल हमें दे रखा है क्या माने, चलो -1 ले लेते हैं, ठीक है। अब बोला भाई इसकी समीकरण लिख के बताओ, आपने बोला सर आसान है। तो ढाल ही है, बराबर y माइनस 3 बटा x माइनस 2। अब बस गुणा करो,
इन भाई साहब को यहाँ ले जाओ, तो -1 से गुणा हो गया x-2 बराबर y-3। थोड़ा सा सॉल्व करो, अंदर ले जाओगे माइनस का साइन आपको पता है सबको चेंज हो जाएंगे, बराबर y-3। थोड़ा सा इसको इधर उधर अरेंज करो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब x को उधर ले जाओ, थोड़ा आपको ऐसा दिखना लग जाएगा। तो मैं इसके बाद इसको ना यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, y + x, और ये भाई साहब उधर गए तो हो गए माइनस, तो -2 और -3 तो जुड़ के हो गए -5। अब जरा देख लो, ये समीकरण और वो समीकरण सेम सेम से दिख रही है, कंपेयर कर लो। ax + by + c, a b c तो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास a का मान 1 है, b का मान भी 1 है और c का मान -5 है, तो ये तो हो गई हमारी जनरल इक्वेशन। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला हमारे फिजिक्स में ये चीज काम की नहीं होती। हमारे फिजिक्स में जो काम की पार्ट है ना, वो ये इक्वेशन है। यानी अगर कोई सरल रेखा इस तरीके से गुजरती है, ठीक है ना, y को कट करके गई, कट तो x को करके भी गई है, लेकिन हम यहाँ पे y को देखना चाहते हैं। तो y को जिस बिंदु पर ये कट करके गई है ना, तो ये मूल बिंदु के साथ इसने कुछ ना कुछ दूरी तय करी होगी, है ना। तो इस दूरी को अपन बोलते हैं y अंतःखंड, इसको हम बोलते हैं y अंतःखंड, है ना। अंत थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे पास, लग रहा है 2 बिंदी और आएगी, तो y अंतःखंड। और इसको मैथ्स में या फिजिक्स में लिखते हैं c, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही होगा 0, c। तो इसकी जो वैल्यू हो गई ना हमारे पास, इस वाली लाइन की, इस वाले पार्ट की, इसकी वैल्यू कितनी होगी c। अब जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे ना, तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी। सर ये कैसे लिख दी? अरे कुछ नहीं, इसमें डाल दो y1 का मान c है, x1 का मान 0 है, तो y - c बराबर mx, c को वहां पे ले जाओ, मिल गई इक्वेशन। तो जब भी आपको फिजिक्स में ऐसी कभी भी इक्वेशन दिख जाए, तो वो जो होती है वो एक सरल रेखा की समीकरण होती है, जहां पे m जो है वो ढाल होगा। ढाल कैसे निकालते हैं? y को x से डिवाइड कर दो। y को x से डिवाइड करने पे, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि y को x से डिवाइड करने पर जो आपको राशि मिलेगी वही ढाल बताएगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, तो आपको शायद और क्लियर हो जाए। फिजिक्स के अंदर जैसे हम अभी आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर, 3rd चैप्टर में, बहुत मजा आएगा उसमें। तो जैसे मैंने आपको वक्र बोला कि यार आपको है ना विस्थापन और है ना समय के बीच में वक्र बनाना है, और मैंने वक्र कुछ इस तरीके से दिया है ना, ऐसा कुछ। अभी मैं आपसे पूछूं यार इसकी ढाल क्या बताएगी, आप बोलोगे सिर्फ विस्थापन में और समय का जो भी रेशो है, क्योंकि ढाल तो वही होता है। तो विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग। यानी इसकी ढाल आपको क्या देगी? इसकी ढाल आपको देगी वेग। अब वो वेग धनात्मक है ऋणात्मक है, देख लो सर। कैसे पता पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यानी स्पर्श रेखा। तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये लो भाई, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, और ये टेंजेंट के अंदर जो कोण है वो 90 से छोटा है। इसका मतलब जो भी इसकी ढाल होगी, यानी जो वेग होगा वो कैसा होगा? धनात्मक। यानी वेग समय के साथ बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इस वाले कर्व में देखता ना, इस वाले में मान लो ये विस्थापन समय का वक्र दे रखा होता, इसमें ढाल नेगेटिव आई है ना, तो मैं बोलता कि वेग समय के साथ घट रहा है। डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे काम की चीज है, ढाल क्या चीज होती है? पहली चीज। दूसरी चीज सरल रेखा का जनरल इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, और तीसरा ये सबसे मेन है, y बराबर mx + c, जहाँ पे m ढाल है और c जो है वो y का अंतःखंड है, ठीक है। y लाइन जो y अक्ष पर जिसको काट के जा रही है ना, वो अंतःखंड। बाकी डिटेल में अगर किसी को सरल रेखा पढ़नी है तो जब निकल सर पढ़ाएंगे तब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी हमारे जो बेसिक नॉलेज की बात थी वो हमने सरल रेखा के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है परवलय यानी पैराबोला। तो हमारी मैडम जी वापस आ गई, वही हमारी ब्लेस करती हुई मैडम। तो यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि परवलय क्या चीज होती है। देखिए जैसा हमने बोला कि आपको जहाँ लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण दिख जाती है, वो सरल रेखा का समीकरण होती है। वैसे कहीं अगर आपको भाई दिख जाए द्विघात समीकरण, तो कहीं हमें द्विघात समीकरण दिख जाए। द्विघात समीकरण क्या होती है? जिसकी अधिकतम घात 2 हो, या डिग्री कर्व की कितनी हो? 2 हो, वो होता है द्विघात समीकरण। तो वो हमेशा एक पैराबोला को बताएगी। इसलिए पैराबोला क्या चीज होती है, परवलय क्या चीज होती है? परवलय कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा, ये होता है एक परवलय। शायद 10th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। तो हमें कभी भी देखो, जैसे बच्चे ने बहुत प्यारे सुंदर से, हमारा जो बच्चा है हसमुख, इस बच्चे ने एक इक्वेशन लिखी है, ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन है। वाई थोड़ा ऐसे कट रहा है, हाँ, ये कुछ ऐसा लिखिए, y बराबर ax² + bx + c, ये हमारे पैराबोला की जनरल इक्वेशन है,
जनरल समीकरण है, सामान्य समीकरण। ठीक है, तो जहां आपको एक द्विघात समीकरण दिख जाए समझिएगा ये कभी बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता, ये बनेगा। ठीक है, अब हमें इस परवलय के बारे में कुछ जानना है। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी डाले, अच्छे अच्छे पिक्चर अगर आपने स्टार्टिंग में देखी हो तो देखो, ये ऐसे सैटेलाइट में से वेव्स निकल रही है, वेव्स का शेप कैसा है, पैराबोला जैसा है। ठीक है, तो हमने ऐसे कुछ फिगर्स बनाने की कोशिश करी है, अभी मैं आपको अभी और आगे बताऊंगा। तो जहां पे भी आपको एक द्विघात समीकरण दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो द्विघात समीकरण जो होगा ax² + bx + c, यानी जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, वो हमेशा किसको बताता है, एक परवलय को। हमको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना परवलय को, है ना, हमेशा एक परवलय यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैराबोला को बताता है। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में या हमारे फिजिक्स में, सिलेबस तो नहीं, फिजिक्स में हमारे 2 टाइप के पैराबोला काम आएंगे। या तो वो इस तरीके से मुस्कुराता हुआ सुंदर सा चेहरा होगा, या तो इस तरीके का थोड़ा सैड सा चेहरा होगा। तो ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये जो सैड सा चेहरा है, ये डिपेंड करता है ए के ऊपर कि ए का मान कैसा है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमने वही बताया। अच्छा मैंने बनाया, अच्छा देखो मैंने पेज भी गंदा कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको रब करते हैं। ये देखो मैंने आपके एक कर्व भी बनाया, ये y = x² का कर्व है, आप खुद भी समझ सकते हो ना। देखो कितना आसान है इसको समझना। अभी मैंने देखो जब y का मान 1 रखा तो हमारे x का मान 1 रखा तो y का भी 1 आ गया, क्योंकि 1 का वर्ग हो गया। यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 4 आ गया, 4 थोड़ा ऊपर ही होगा यार, तो थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ना, थोड़ा एक फील अच्छा आएगा। तो 4 ये थोड़ा सा हमारा ऊपर हो गया है ना, यहाँ कहीं ऐसा पॉइंट हो जाएगा, थोड़ा हमने तो अंदाजे से बनाया है, तो ऐसे कहीं पॉइंट होगा। ऐसे 3 बनाओगे तो उसका कहीं 9 यहाँ पे आएगा, तो ये 9 कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का परवलय, ऐसे नेगेटिव में भी हो जाएगा, 1 रखोगे तो भी, -1 रखोगे तो भी +1 आएगा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ, -2 रखोगे तो भी 4 आएगा, ऐसे सो ऑन। तो एक इस तरीके का पैराबोला है। अब अपने को समझना क्या है, यहाँ पे जो समझना है वो अपन समझते हैं, इसको हटाते हैं सबको। जैसा मैं आपको बता रहा था कि परवलय जो है रोता हुआ होगा या हंसता हुआ, डिपेंड किस पे करता है, ए के मान पर। तो देखो ये हमारा सुंदर सा मुस्कुराता हुआ, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे जैसा एक सूरज दादा जो हमारे, उसका फेस है। तो जब भी आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखे, y बराबर, ओहो एक तो इरेजर आ जाता है बार बार, तो ये कुछ इस तरीके का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे आपको कभी भी, आपको कभी भी अगर a का मान कैसा दिखे, धनात्मक, ध्यान करिएगा हमेशा पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड फेसिंग, ऊपर की तरफ खुलेगा ऐसे। ठीक है, तो कभी भी a का मान जो हमारा धनात्मक आ जाए तो हमेशा ऊपर की तरफ खुलता हुआ एक परवलय होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको आएगी, समझ आ गई होगी। अच्छा एक चीज आप ऐसे भी आ सकते हो, पॉजिटिविटी आती है ना, जब हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं, तो पॉजिटिव साइन आ जाए तो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाना है। एक दूसरा फेस और है, देखो बहुत गुस्से में लाल पीला होते हुए, ऐसा करना नहीं, कभी सोचना नहीं, नेगेटिव नहीं होना। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ कि अगर हमारे पास कभी भी x² का बोल रहा हूँ, बाकी किसी का भी नहीं, ना तो x से मतलब है ना y से मतलब है। अगर x² के अंदर इस a का मान ऋणात्मक आ जाए, मैं साइन को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसलिए मैं चलो येलो ये ब्लू कलर से बना देता हूं, तो कभी भी ऋणात्मक आ जाए, तो ये कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव आ जाए, तो हमारा जो पैराबोला होगा कैसा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग, ऐसा ऐसा रोता हुआ, और इसमें हमेशा हंसता हुआ। तो जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, तो पॉजिटिविटी आएगी, तो हमेशा चेहरा मुस्कुराता आएगा। और कभी आप नेगेटिव हो गए, उदास हो गए, तो आप हमेशा ऐसा रोता हुआ चेहरा बनाओगे। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं पैराबोला के बारे में। जितनी चीजें अपने को जाननी थी जान ली, बस आपकी कुछ कर्व मैंने आपके लिए बनाए, स्टैंडर्ड कर्व है इन्हें उन पैराबोला के जो कि सेंटर से पास होते हैं। तो देखो x² का मान धनात्मक, देखो ऊपर आ गया मस्त, x² का मान आ गया ऋणात्मक, नीचे हो गया ना। अभी वैसे तो हमारे कभी काम नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिए। अगर कभी y का स्क्वायर हो जाए, है ना, तो हमेशा कब हमें ऐसा बन जाता है, y का स्क्वायर हो जाए तो। और कभी हमारे पास वही सेम चीज़ है, अगर देखो वापस वही y² का गुणांक नेगेटिव हो गया ना, बस x से y कर दिया, तो हमारा ये नेगेटिव हो गया, ये रोता हुआ हमारा रोडू, और ये हमारा हंसता हुआ बच्चा, ये रोता रहता हमेशा। तो आपको तो हंसते हुए बच्चे बनना है, रोते हुए नहीं। ठीक है, तो जितना जानना था परवलय के बारे में अपन ने सब जान लिया है। अब अपने को पढ़ने हैं कुछ त्रिकोणमितीय
सॉरी हाँ, इससे पहले एक टॉपिक मैंने और डाला है, डिग्री और रेडियन वाला, इसको भी समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने समझाया है पुराने वीडियोस में, पर एक बार फिर भी आप समझ लीजिए। आप सबको पता है डिग्री और रेडियन कोणों को मापने की दोनों ही सिस्टम में, यानी डिग्री में भी हम कोणों को माप सकते हैं और रेडियन में भी, मतलब उनको मापने का एक यूनिट, एक मापन की एक उनकी विधि है। पर फिजिक्स में जैसा मैंने आपको बताया, अभी मैथ्स में भी आप 11 जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको भी मैं साफ साफ बता दूं, 11th क्लास में डिग्री से थोड़ा आपको साइड में रहना होता है, रेडियन के साथ जाना होता है, क्योंकि रेडियन जो है वो ऐसा ही मात्रक होता है, सब जगह वही काम आता है। तो आप सबको पता ही है कि जो है ना 360 जो होता है ना डिग्री, वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। रेडियन को शॉर्ट में अपन RD लिखते हैं, कोण का ऐसा ही मात्रक है, हम बात कर ही चुके हैं। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 180 जो हमारा डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर 90 डिग्री ना π/2 के बराबर होगा। सर सभी लिखा दो आप तो, ठीक है। तो मेन रिलेशन आप ये याद रखो, आपको सब याद हो जाएगा। 180 मतलब पाई रेडियन, सिंपल, सबसे आसान। वरना अगर आप यहाँ से रिलेशन देखना चाहो तो यार रिलेशन भी देख लो ना, कौन मना कर रहा है कि 1 रेडियन जो है हमारा वो कितने का हो रहा है। यहाँ 1 डिग्री देख लो या 1 रेडियन देख लो, कुछ ही देख लो यार, क्या फर्क पड़ना है। चलो 1 डिग्री देख लेते हैं। तो देखो 1 डिग्री कितने के बराबर आया, ये 180 भाई साहब उधर चले गए, तो π/180 रेडियन के, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी डिग्री से रेडियन में जाना हो तो सर π/180 से गुणा कर दो, और रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180/π से गुणा कर दो, ठीक है। हमारे कुछ काम की चीजें बता देता हूं आपको। 0 का तो मान 0 ही होगा। 30 डिग्री का मान हमारा जो है, ये हमारा डिग्री लिख रहे हैं हम यहाँ पे, और दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं रेडियन, ठीक है। तो 30 डिग्री को आप रेडियन में परिवर्तित करिए, मैं आपको एक करके बता देता हूँ, बहुत आसान है वैसे तो। ये हमारा 30 डिग्री, ये π/180, काटो 0 से 0, 3 सिंह 18 हो गया, कटो के, तो π/6, ठीक है। ऐसे आप 45 भी निकाल सकते हो, वो हमारे पास π/4 आएगा। ऐसे आप 60 भी निकाल सकते हो, तो वो π/3 आएगा। देखो याद करने का आसान तरीका बताता हूँ। 45 में 4 आता है, 4 लगा दो। 30 और 60 का उल्टा है, 3 आ रहा है तो 6 लगाना, 6 आ रहा है तो 3 लगाना है, ठीक है। इसके अलावा हमारा 90 डिग्री हम बता ही चुके हैं, वैसे तो π/2, और बाकी 180 का पाई होता है और 360 का 2 पाई होता है। तो हमारे काम का 180 वाला है, थोड़ा बहुत काम आया था हमारे मात्रक में मापन में, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड करा है, ठीक है। आगे वाले चैप्टर्स में तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो हमको सिर्फ फर्स्ट वाले चैप्टर में ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर। उसमें से पहला सूत्र अति 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 इंपॉर्टेंट, उसे हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। देखो नाम से कुछ समझ आ रहा होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। जो मैथ्स वाले बच्चे उनका तो पूरा का पूरा चैप्टर है, पर हमें थोड़ा सा ही पढ़ना है जितना फिजिक्स में हमारा काम आता है। तो देखिए बायनोमियल थ्योरम का नाम बहुत आसान होता है। बाय इंग्लिश में तो बायनोमियल है, बाई मतलब 2 होता है, नॉमियल मतलब टर्म्स होती है, और हिंदी में भी आपको समझ आएगा। द्वि मतलब होता है 2, इस द्वि का मतलब क्या होता है 2, और पद का मतलब तो आप जानते ही हो, 2 टर्म्स यानी 2 पद आपको कहीं मिल जाए तो उसको अपन बोलते हैं। जैसे आपने बचपन में सबने x+y का होल स्क्वायर पढ़ा है, x+y का होल क्यूब पढ़ा है, यहाँ तक तो सबको आता है। अब मैं पूछ लूँ यार x⁴ बताओ, कोई नहीं, सर स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे। बेटा x⁵ बताओ, सर कोई नहीं, इनको गुणा कर लेंगे। 6 बताओ, 3 का वर्ग कर लेंगे। पर यार कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा टर्म्स के साथ खेलना, उसमें हमारी हेल्प करता है द्विपद प्रमेय। वैसे तो देखो ज़्यादा मैथ्स का टॉपिक है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। फिजिक्स में हमारे पहली टर्म हमेशा 1 होती है, नहीं होती तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स का ये रूल है। जैसे अगर आपको याद हो, जब मैं आपको त्रुटियों मापन पढ़ा रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ लिखी थी x + del(x), याद होगा। तो हमने x कॉमन लिया था ताकि 1 + del(x/1 बन जाए, x बन जाए। ये मैंने आपको बता दिया था क्यों आता है डिनोमिनेटर में, कोशिश पूरी करी थी हमने, कुछ ऐसा था। तो वहीं पे हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको खोलते हैं ना, तो खोलने के बाद आपके सामने जो एक्सपेंशन लिखा हुआ आ जाता है 1 + फिर n आ जाता है, फिर n(n-1) अपॉन नीचे आ जाता है 2 × 3। अगर मैं आपसे तीसरी टर्म पूछूंगा ना तो आप आराम से बता दोगे। देखो थोड़ा सा फोकस करना है और समझना है कैसी टर्म आ रही है। n आया, n(n-1) आया, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, n(n-1) n-2/3 × 2 × 1, और x की घात आ जाएगी 3। ऐसा आगे चलता रहेगा।
लेकिन फिजिक्स में अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना होता। फिजिक्स में जितना भी हमारा द्विपद प्रमेय का काम होता है ना, वो इन 2 टर्म से चल जाता है बस। फिजिक्स में कहीं पे भी लिखा हमें यही लिखना है, लेकिन, किंतु, परंतु एक कंडीशन है इसकी। कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब हम लिखें कि x का मान जो है वो 1 से अत्यंत सूक्ष्म हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी हम 1 प्लस एक्स की होल पावर या होल घात जो है उसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। उस केस में हम ऐसा लिख देते हैं, उच्च घातों को नगण्य मानने पर, तो देखो ना उच्च घातें मानी ना, 2 पावर 3 पावर 4 पावर सबको मान लो नगण्य, 0 मान लो। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने करवाया था आपको, है ना, जब आपको भाग करा रहा था मैं, तो यहाँ पे घात -1 आई थी। मैंने क्या बोला था, बेटा इसको आगे ले लो यार, है ना, मैंने बोल दिया था घात को आगे ले लो, तो प्लस माइनस का माइनस प्लस हो गया था और एक कुछ ऐसा आ गया था। तो उच्च घातों को नगण्य हमने माना था। क्यों माना था? क्योंकि डेल वाई अपॉन वाई का जो मान है ना बहुत छोटा है। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था ना, जैसे मान लो डेल वाई का मान 0.001 दे रखा है और इसका मान लो वाई का मान 10 दे रखा है, भाई ये तो और छोटी हो गई, तो इसको तोड़ना लेंगे। 10 में इसको जोड़ने से कौन सा बेनिफिट? कुछ भी नहीं होना, इसलिए हम इसको नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है फिजिक्स में जब हम लेते हैं, हम फिजिक्स में यही है, लेकिन मोस्टली केस में बनता भी यही है, लेकिन तभी वैलिड है जब आपका x जो है y से 1 से बहुत छोटा हो। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है ना, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। चाहे आप कोई सा बनाओ सब बनेंगे इससे। जैसे मैंने आपको बोला यार 1 प्लस एक्स की घात ना -1 आ रहा है, तो आप लिख दो बेटा 1 माइनस एक्स, है ना। कहीं आपसे ऐसा पूछ लिया, अगर ऐसा नहीं लिखा होता ऐसा लिखा हो तो भी हम यही करते हैं, क्योंकि इसको लिखता है ऐसा ही। फिजिक्स में कहीं जगह ऐसा आ रहा है बेटा यार इसको सॉल्व करना है यार सर, होएगा ही नहीं है, तो फिजिक्स में हम इसको ऐसा कर देते हैं और इस घात को आगे ले आके कुछ ऐसा लिख देते हैं, खत्म, हमारा काम हो गया। घात आधी 1/2 आ रही है तो आगे लिख दो। मान लो ऐसी कोई टर्म लिखी है रूट में 1 प्लस एक्स और इसको एक्सपेंड करना, खोलना है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स की घात आधी और ये आगे आधी आगे आ जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा। फिजिक्स में सब चीजें वैलिड है, लेकिन कंडीशन वही कि x का मान y से बहुत छोटा होना चाहिए। अगर y से बड़ा हो गया, सॉरी 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। अगर वो 1 से बड़ा हो गया तो फिर हम उसको नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। x का मान 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारी काम की है ना, वो है ये वाली, बिल्कुल सही एकदम डॉट जगह पे आई है जितना मैंने लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन में बहुत काम आएगी। कुछ बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है, मैंने बहुत बार नोटिस करा है। कुछ बच्चे हैं ना इसको खोल करके बोल देते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है, चाहे वो मैथ्स का है चाहे बायोलॉजी का, वो ऐसा लिख देता है, भाई ये क्या किया तूने, ये एक फलन है, टूट थोड़ी ना जाता है। तो जो भी बच्चों के दिमाग में ऐसा मिसकॉन्सेप्ट है तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप एक उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो इसका मान आएगा, आपको पता है साइन 90 का मान आता है 1, इधर तो आया 1। और अगर वहां पे लिखोगे तो देखो आप क्या बोल रहे हो कि साइन 30 प्लस साइन 60, 30 का मान तो होता है 1/2 और 60 का मान होता है √3/2। यार सॉल्व करने पे कहां से तुम्हें लगता है कि ये 1 हो जाएगा? ये थोड़ा ना दोनों बराबर है। इसीलिए गलती से भी ऐसा ना करें, चाहे फिजिक्स का बच्चा हो चाहे मैथ्स का बच्चा हो। बहुत ऑब्जर्व करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ऐसी मिस्टेक आप गलती से भी ना करें, बिल्कुल गलती ना करें। इसमें कुल मिला के करना ही नहीं है। उसका अपने को ये फॉर्मूला लगाना है, कभी भी हमारे पास ऐसा आ जाए साइन एक्स प्लस वाई, तो उसके से हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। पहले साइन फिर उसके साथ एक टर्म कॉस की, पहले एक्स मिला किसको? साइन को, फिर अगली बार किसको मिलेगा? कॉस को, सिंपल। इसके बाद ऐसे अगर देखो माइनस आ जाए कभी, अच्छा पहले मैंने कॉस की लिखी, चलो रुको पहले मैं माइनस की बता देता हूँ। अरे यार रुको, फिर मेरे को ये बतानी पड़ेगी। हाँ, इसी तरीके से मान लो बेटा अगर प्लस की जगह में माइनस का साइन लगा होता ना, मतलब साइन एक्स माइनस वाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्लस की जगह कितना आ जाएगा? सिंपल माइनस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी कॉस एक्स प्लस वाई, ये कॉस बड़ा घटिया है, ये बोलता है पहले तो मैं अपनी दोनों टर्म लूंगा, दोनों टर्म ले लो, तो कॉस एक्स कॉस वाई, और साइन भी चेंज कर देता है, प्लस का माइनस कर देता है और फिर साइन को देता है, बोले अब ले लो तो साइन। ऐसे ही अगर आप माइनस की देखोगे तो उसमें प्लस है, बाकी सब चीजें सेम ही है, ऊपर था वैसे ही है, बस कॉस में माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस।
जबकि हमारा जो साइन है वो भाई साहब सही है। पहले साइन फिर कॉस, साइन का प्लस रहने दो और माइनस का माइनस रहने दो। एक और टर्म हमारे काम की है यहाँ पे, अच्छा 2 एक साथ आ गई, चलो ये साइन 2x बराबर 2 साइन x प्लस कॉस x। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साइन 2x पे लगेगी। हमको सिर्फ यहाँ पे समझना ये है कि हम कोण को आधा कर रहे हैं, ठीक है, हम कोण को आधा कर रहे हैं। कहीं मैंने लिखा है बेटा साइन 4x, इसको लिख के बताओ तो आप लिखोगे 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ये इंटू है बेटा, डॉट लगा है मतलब इंटू है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोण को आधा कर रहे हैं। अब मान लो यार मेरे को कहीं साइन x लिखना है, मैं इसको क्या लिखूंगा 2 साइन x/2 और cos x/2 ऐसे, ठीक है। मान लो यार एग्जाम में बैठे हो, यार सर ने मेरे को मान तो बताया था साइन 120 का, लेकिन मैं तो ना भूल गया हूं, अब क्या करूं, साइन 120 का मैंने को याद नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, जुगाड़ लगाना है। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 2 गुणा 60। अब कोण को आधा करना है तो आ जाएगा साइन 60, सॉरी 2 गुणा साइन 60 इंटू कॉस 60। तो मुझे इसके लिए ना वाला पार्ट रब पढ़ना पड़ेगा। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको आप क्या लिखोगे 2 गुणा साइन 60 इंटू कॉस 60। वैसे तो आपको मान याद होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कि √3/2 होता है, लेकिन निकाल के देख लेते हैं इससे भी। इसका मान आया √3/2 और इसका 1/2। ये लो भाई आ गया √3/2, प्रूफ कर दिया अपन ने, निकाल भी दिया। नहीं आता एग्जाम में फॉर्मूला याद है तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन आगे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम आते हैं हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। 3 अलग अलग आइडेंटिटीज है। लास्ट वाली आपको अगर याद है तो बाकी सब हो जाएगी, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर x को साइन की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। देखो ना, cos को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, माइनस साइन स्क्वायर x तो है ही, तो ये देखो क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर ऐसे ही मैं साइन स्क्वायर x को cos की फॉर्म में लिखता तो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी आ जाती। तो ठीक है, ये आपको आइडेंटिटी लर्न करनी पड़ेगी। तो मेन तो हमारे पास यहाँ पे ये सारी हैं, वैसे तो बहुत सारी होती है, 10 की भी होती है, कॉट की भी होती है, पर ऑब्वियसली बात है मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो नहीं है पूरी तरीके से, बहुत सारे देख रहे होंगे मैथ्स वाले बच्चे भी, तो मैथ्स वाले तो है नहीं, उनको तो पढ़ना ही है, जब सर 3rd चैप्टर में पढ़ाएंगे। बट अभी के लिए हमारे लिए जितनी रिक्वायर्ड थी वो मैंने सारी यहाँ पे लिखी है, ठीक है, ये सब आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो अब लास्ट हमारा टॉपिक बचा बहुत प्यारा, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है और बच्चे लास्ट तक नहीं समझ पाते कि यार साला ये लॉग होता क्या है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लॉगरिथम पूरा बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं लघु गुणक। लघु गुणक थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी वर्ड है, इसलिए इसको शॉर्ट में अपन बोल देते हैं लॉग, दैट्स इट। अब ये लॉग चीज़ क्या होती है वो अपने को समझना है। तो जैसे बाकी सब फलन 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 पढ़ रहे तो ये भी एक फलन है। ये कैसे काम करता समझाते हैं। जैसे मैंने कहीं लिखा है 2 की घात 3 बराबर 8, तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, हम लिखेंगे लॉग बेस, इसको आधार बोलते हैं, हिंदी में इसको आधार, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। तो इसमें भी इसको नीचे लगाते हैं, घात जाती है हमेशा दूसरी तरफ और मान आता है हमेशा 8। लॉग जिसका बेस यानी आधार 2 हो, 8 का मान कितना होगा 3। तो देखो चलता है ऐसा ही है, चक्र ऐसे चलता है, 2 की घात 3 बराबर 8। तो कभी भी हमें घातें निकालनी हो ना और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही हो, तब फिजिक्स में और मैथ्स में लॉग बड़ी हेल्प करता है। लॉग ना होता तो कुछ नहीं होता यार, दुनिया में कुछ होता ही नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे से शायद सॉल्व भी नहीं होते। तो लॉग हमारी घातें सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। अब मैं आपसे ये तो पूछ रहा हूँ कि 2 की घात क्या हो जिसका मान 8 है, तो आप बोलोगे 3। तो लॉग 8 जिसका आधार 2 है उसका मान आ गया हमारे पास 3, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैंने आपको कहीं और दिया, मान लो 3 माइनस 3 की घात 2, आप बोलोगे सर माइनस का 9 आएगा। तो अब इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, अरे यार प्लस 9 आएगा ना, इसी मिस्टेक है ना करें मेरी तरह आप लोग भी, है ना। तो इसको लॉग में भी आप ऐसे वही माइनस का 3 और यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। बस एक चीज़ आपको समझनी है, अगर मैं आपसे कहीं पूछता हूँ कि यार जैसे 100 की घात है, उसकी पावर 0 तो वैल्यू कितनी आएगी 1। किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 आती है, सही है ना। आधार कुछ भी हो, नीचे कुछ भी आधार हो, अगर
उसका मान 1 है, अगर log 1 का मान निकालना, चाहे आधार कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी नंबर ले आओ आप, रियल होना चाहिए, उसका आधार अगर मतलब उसका मान अगर उसका 1 का मान निकालना तो हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। तो इन सबको करते हैं साफ। मैंने आपको लॉग थोड़ा समझाने की कोशिश करी। फिजिक्स में हमारे लॉग कैसे काम आएगा, फिजिक्स में हमारे पास 2 तरीके के लॉग होते हैं। एक तो होता है हमारे पास लॉग जिसका आधार होता है e, और एक होता है लॉग जिसका आधार होता है हमारे पास 10। इसमें e को बोलते हैं बेटा आइलर कांस्टेंट, कोई इसको आइलर पढ़ता है, कोई इसको ईलर पढ़ता है। तो आइलर कांस्टेंट यानी आइलर का नियतांक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो आइलर होता है, जैसे हमारे पास पाई एक जिसका मान चलता रहता है अनंत, वैसे इसका तो फिक्स ही होता है। तो ये भी इसी तरीके से एक नियतांक है जिसका मान 2.71 ऐसा कुछ होता है, 2.71 समथिंग ऐसा आगे चलता रहता है। तो आप कैलकुलेटर में देखोगे तो मिल जाएगा। तो हमारे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी स्पेशली ई और 10 ये 2 ही हाथ चलते हैं, ठीक है ना। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आगे हमारे काम आएगी, मैं आपको बता देता हूं। पहली प्रॉपर्टी, अगर घात m के कुछ भी लिखा हो और घात उसके ऊपर लगी हो तो घात हमेशा आगे आ जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं m log x। अगर कहीं log में x गुणा y लिखा है, गुणा है ना, गुणा, तो इसको हम log x प्लस log y लिख सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी जो काम आएगी हमारे, log x जैसे गुणा था ना, वैसे अगर ये भाग में आ जाएंगे ना तो इसको हम लिखेंगे log x माइनस y। वैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, पर हम ना करने में इंटरेस्टेड है, ना ही हमें करना है। वैसे एक लास्ट प्रॉपर्टी हमें और पढ़नी है, वो है आधार परिवर्तन। आधार परिवर्तन ये हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स में उसमें एक छोटे से स्टेप में काम आएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो आपका आधार है कहीं पे a लिखा है, ठीक है ना, और इसके आधार को b में परिवर्तित करना है। जैसे मान लो यहाँ पे आधार 2 लिखा है, 3 करना है, क्या करेंगे सर? मान लो यहाँ पे c लिखा हुआ है ना, कुछ भी लिख लो, तो हम क्या करेंगे, हम इधर तो c लिख देंगे और नीचे जो आधार था ना हमारा उसका मान लिख देंगे, यानी log a का मान चाहिए c पर, जिसका आधार c है उसका मान। जैसे मैंने आपको बोला यार कि यार है ना, मेरे को है ना log है ना 10 को है ना log e में परिवर्तित करना है, ठीक है बोला आपने, हो जाएगा यार, ये 2 में परिवर्तित करना, चलो तो अब क्या बोलोगे, ठीक है हो जाएगा, यहाँ पे log 2 का मान लिख दो जिसका आधार 10 हो गया, काम खत्म, ठीक है ना। कैसे काम आएगा वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जस्ट एक एग्जाम्पल रहा, एक थोड़ी सी जगह काम आएगा, तो आपको बस वहाँ पे करना है, ठीक है। जहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है आपको मिल जाएगी सीधी सीधी, और आपको बस सीधी सीधी सब्सटीट्यूट करनी है। तो इसमें से मेन जो हमारा काम का है ये प्रॉपर्टीज है, ये हमारे काम आएगी, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल फंक्शंस थे वो मैंने आपको सब पढ़ा दिए, हमारे फिजिक्स में जो भी काम आने वाले थे। प्लीज़ वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, और घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ते रहना है। आप लोगों के लिए वीडियो हम लाते रहेंगे। तो इस लेसन के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।